नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। आवाज समाचार की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी में सबसे बड़ी टूट। बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल। आपके 2/3 सांसदों के साथ होने का दावा। संजय सिंह ने लगाया ऑपरेशन लोटस का आरोप। केजरीवाल बोले बीजेपी ने पंजाब को दिया धक्का। 92.98% मत निश्चित रूप से बताता है कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। पश्चिम बंगाल में पहले चरण में 93% की रिकॉर्ड वोटिंग के बाद अमित शाह का बड़ा दावा। कहा 152 में से 110 सीट जीत रही है बीजेपी। दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए। हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। चुनाव के बीच कोलकाता में पीएम मोदी ने हुगली नदी में किया नौका विहार। दमदम में बंगाल के लोगों से की वोट रूपी आशीर्वाद देने की अपील। कहा बंगाल को अनेक कष्टों से दिलाएंगे आजादी। बिहार विधानसभा में सम्राट चौधरी सरकार ने हासिल किया विश्वास मत। तेजस्वी यादव बोले लालू यादव की पाठशाला से निकले सम्राट, तो सम्राट ने दिया जवाब। कहा लालू ने मुझे भेजा था जेल। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन का सफर होगा आसान। रेलवे से 18,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का किया ऐलान, लेकिन देना पड़ेगा 15 से 30% ज्यादा किराया। आईटी और कच्चे तेल ने बिगाड़ा बाजार का मूड। सेंसेक्स निफ्टी गिरावट के साथ बंद। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में बिकवाली। आईटी इंडेक्स 5% से ज्यादा गिरकर बंद। थोड़ी देर में आएंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे। स्थिर रह सकते हैं चौथी तिमाही के रिजल्ट। रिटेल और टेलीकॉम कारोबार में अच्छी ग्रोथ संभव। फ्लैट रह सकता है तेल गैस कारोबार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाई कोर्ट से लगा झटका। असम के सीएम की पत्नी पर आरोप लगाने के मामले में अग्रिम जमानत देने से किया इनकार। पंजाब में चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल बीजेपी में शामिल हो गए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन की मौजूदगी में तीनों नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की। इससे पहले तीनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया। राघव चड्ढा ने यह भी बताया कि 2/3 से ज्यादा आपके सांसद उनके साथ है, वो भी बीजेपी में शामिल होंगे। राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी देश के लिए नहीं, अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। जो पार्टी करप्शन हटाने के नाम पर बनी, वो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में है। हम सब ने मिलकर पूरी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ इस पार्टी को दिल्ली में स्थापित किया, पंजाब में स्थापित किया और देश के अन्य राज्यों तक पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन आज मैं बहुत दुख के साथ, बहुत पीड़ा के साथ और बहुत शर्म के साथ ये कह रहा हूं कि जो पार्टी करप्शन खत्म करने की कसम खाकर बनी थी, वो पार्टी आज करप्ट और कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के हाथ में बुरी तरीके से फंस चुकी है। और इसीलिए हर वो देशभक्त आदमी जो भारत मां की सेवा करने के लिए आम आदमी पार्टी से जुड़ा था, पार्टी छोड़ चुका है या वो आम आदमी पार्टी छोड़ रहा है एक एक करके। और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इसे आपके खिलाफ बीजेपी का षड्यंत्र बताया है। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और अमित शाह का ऑपरेशन लोटस, घटिया राजनीति का खेल और पंजाब के भगवंत मान सरकार के अच्छे कामों को रोकने का षड्यंत्र बड़े पैमाने पर शुरू हो गया है। ये सातों नाम
पंजाब की जनता को याद रखना चाहिए। ये सातों नाम पंजाब के साथ गद्दारी करने वाले जो ये लोग हैं, पंजाब के लोग इनको कभी माफ नहीं करेंगे। तो आज की ये एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है और इस पर अपडेट के साथ दीपाली नंदा जुड़ गए हैं। दीपाली, बताइए कि ये टूट की खबर को लेकर आप फिलहाल क्या अपडेट्स हैं और राजनीतिक तौर पर इसे कैसे देखा जा रहा है? बिल्कुल मनोज जी, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पंजाब चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी संसदीय दल के लिए ये एक बड़ी टूट है, क्योंकि राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, लेकिन अब औपचारिक तौर पर यह साफ हो चुका है कि उन्होंने राज्यसभा सांसदों की बात करें आम आदमी पार्टी के संसदीय दल की, तो 2/3 सांसदों का विलय बीजेपी में कर दिया है। अब से कुछ ही देर पहले नितिन नबीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनसे मुलाकात की राघव चड्ढा ने। उनके साथ अशोक मित्तल मौजूद थे, संदीप पाठक भी मौजूद थे और ये जो मुलाकात है करीब 1 घंटे तक चली। और जिस तरह से हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एक दूसरे का मुंह मीठा कराया गया, गुलदस्ता दिया गया, तो साफ है कि बीजेपी में उनका स्वागत किया गया है। हालांकि जब यहाँ से निकले कोशिश की गई उनसे बात करने की, लेकिन उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। लेकिन यहाँ पर आने से पहले जिस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि आम आदमी पार्टी की बात करें तो उन्होंने कहा कि मैं एक सही इंसान गलत पार्टी में हूं और जिन आदर्शों के साथ, जिन मूल्यों के साथ आम आदमी पार्टी की शुरुआत की गई थी, वो कहीं ना कहीं अब उससे भटकती हुई नजर आ रही है। तो 2/3 अगर सांसदों की बात की जाए तो इसके अंदर हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल, राजेंद्र गुप्ता, संदीप पाठक, विक्रमजीत साहनी और अशोक मित्तल का नाम शामिल है। हालांकि बीजेपी मुख्यालय में और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ अशोक मित्तल और संदीप पाठक ही नजर आए थे। तो आखिर इस तरह की नौबत क्यों आई और ये अटकलें काफी लंबे समय से लगाई जा रही थी। अगर राजनीतिक तौर पर देखें तो कुछ वक्त पहले से ही हम देख रहे थे, विवाद सामने आया था जब आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा को राज्यसभा संसदीय दल की बात की जाए तो उपनेता के पद से हटा दिया गया था और फिर ठीक उसके बाद ही पंजाब पुलिस की जो सुरक्षा उन्हें दी गई थी वो वापस ले ली गई थी। तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी और लगातार राघव चड्ढा पर आम आदमी पार्टी के नेता ये आरोप लगा रहे थे वो कहीं ना कहीं मोदी के इशारे पर ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन उसी वक्त जब राघव चड्ढा मीडिया के सामने आए, उन्होंने लगातार अपनी पोस्ट एक्स पर डाली और कहा कि मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं और सदन में मुझे जनता की आवाज उनकी पार्टी ही नहीं उठाने दे रही है। तो तब से ये अटकलें लगाई जा रही थी और अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि जो आम आदमी पार्टी संसदीय दल के 2/3 सांसदों की बात करें वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपाली। और अब देखते हैं चुनावी दंगल। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के मतदाताओं ने वोटिंग के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पश्चिम बंगाल में पहले चरण की वोटिंग में 92.72% और तमिलनाडु में 85.14% मतदान दर्ज किया गया है। ये आज़ादी के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग प्रतिशत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस रिकॉर्ड तोड़ मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया है। दोनों राज्यों में भारी संख्या में लोगों ने लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बंगाल में बम्पर वोटिंग पर गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि ये बंगाल में सुशासन के नए युग की आहट है। वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अमित शाह ने ममता सरकार पर हमला भी बोला। उन्होंने बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी पहले चरण की 152 में से 110 सीटें जीत रही है। दीदी जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी बंगाल की टीम ने एक असेसमेंट करा है, जो पोलिंग हुई है ऐसा इसका, और मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूं 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। इसका मतलब है कि दूसरे चुनाव चरण को मिलाकर हम प्रचंड बहुमत के साथ बंगाल में शुद्ध रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने वाले हैं। 16 जिलों की 52 सीटों पर 92.98% मत ये निश्चित रूप से बताता है
कि दीदी जाने वाली है और भाजपा आने वाली है। अमित शाह ने यह भी कहा कि 5 मई को बीजेपी का कार्यकर्ता सीएम बनेगा। उन्होंने दावा किया कि बंगाल का अगला सीएम बांग्ला बोलने वाला होगा। मित्रों, एक बंगाल की मुख्यमंत्री जी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में अगर भाजपा का शासन आया तो बाहरी लोग शासन करेंगे। मैं दीदी को बताना चाहता हूं, दीदी बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में ही जन्म लेने वाला, बंगाली मीडियम में पढ़ा लिखा और बंगाली बोलने वाला होगा। इतना ही है कि आपका भतीजा नहीं होगा, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज पश्चिम बंगाल में हैं। दूसरे चरण के चुनाव के लिए पीएम मोदी ने दमदम में प्रचार किया। इससे पहले प्रधानमंत्री ने गंगा नदी में नाविकों के साथ सैर की। सोशल मीडिया पर तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा है, आज सुबह कोलकाता में मैंने हुगली नदी के किनारे कुछ समय बिताया, जो मां गंगा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक अवसर था। साथ ही मुझे नाव चालकों से मिलने का अवसर मिला, जिनकी परिश्रमशीलता सराहनीय है, और सुबह की सैर करने वालों के से भी मिला। नौका विहार के बाद पीएम मोदी ने दमदम में रैली की। यहां से उन्होंने ममता सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में बदलाव की जो लहर लंबे समय से दिख रही थी, पहले चरण के मतदान में उस पर मुहर लग गई है। लंबे समय से बंगाल में परिवर्तन की जो लहर दिख रही थी, कल पहले चरण के मतदान ने उस पर मोहर लगा दी है। कल बीजेपी के पक्ष में जो समर्थन दिखा है, उसने बीजेपी की विजय का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार बनते ही टीएमसी के अत्याचार की फाइल खुलेगी। उन्होंने बंगाल की जनता से वोट रूपी आशीर्वाद देने की अपील की। इसके बदले उन्होंने कहा कि वो बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। वोट रूपी आशीर्वाद दीजिए, हम मिलकर बंगाल को अनेक कष्टों से आजादी दिलाएंगे। आजादी टीएमसी के भय से, आजादी टीएमसी के भ्रष्टाचार से, आजादी टीएमसी के सिंडिकेट से, आजादी बेटियों पर अत्याचार से, आजादी पलायन की मजबूरी से, आजादी बेरोजगारी और बेकारी से, आजादी घुसपैठियों के कब्जे से। बिहार में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सदन में बहुमत साबित कर दिया है। राजद नेता तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले विपक्ष ने वोटिंग की मांग नहीं की। इसके बाद स्पीकर ने ध्वनि मत से सम्राट चौधरी के विश्वास मत प्रस्ताव को पारित घोषित कर दिया। इससे पहले सदन में विश्वास मत के प्रस्ताव पर एनडीए और विपक्ष के नेताओं के बीच बहस हुई। तेजस्वी ने प्रस्ताव के विरोध में कहा कि 25 से 30 फिर से नीतीश बोलकर बीजेपी ने नीतीश को फिनिश कर दिया। लालू के पाठशाला से निकलकर सीएम बने हैं सम्राट, लेकिन विजय सिन्हा की नज़र उनकी कुर्सी पर है। जवाब देते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार को कोई नहीं हटा सकता, बल्कि उनकी इच्छा शक्ति से वो आज बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव पहले युवा मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो बिहार को लूटने में लग गए। तो लालू जी के पाठशाला के हैं, मुख्यमंत्री बने, तो इससे अच्छी बात हम लोगों के लिए क्या हो सकती है। तो महोदय, इलेक्टेड सीएम को सिलेक्टेड सीएम ने हटाया। अब महोदय, चाहे भले ही पगड़ी पहले उतार लिए हो, मुंडन करा लिए हो, अलग बात हो,
लेकिन हम तो भाई सम्राट चौधरी जी को कहेंगे कि भाई जो आपने जो पगड़ी जो उतार के कहीं भी रखी है, उस पगड़ी को संभाल करके रखिएगा, वो संभाल के रखिएगा। देखिए विजय सिन्हा जी का उस पर नजर है। लालू जी सबसे पहले युवा मुख्यमंत्री हुए, लेकिन पूरे बिहार को लूटने में लग गए। इसलिए युवा नहीं, बिहार को समृद्ध बनाना है, बिहार की समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी और प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प लिया है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार देना है, इस वादे पर काम करना है। और अब बात करते हैं मार्केट की। आईटी सेक्टर और कच्चे तेल ने आज बाजार का मूड पूरी तरह बिगाड़ दिया। दिन भर दबाव में रहने के बाद सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में भी तेज बिकवाली देखने को मिली है। बाजार का पूरा हाल बता रही कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और आईटी और क्रूड के दाम ने बाजार का आज पूरा का पूरा जो मूड माहौल है वो बिगाड़ दिया है। देखिए कितनी भारी गिरावट, निफ्टी 50 करीबन 1.25% की कमजोरी के साथ। वहीं बैंकिंग में भी प्रेशर, मिड कैप और स्मॉल कैप हर जगह जो मायूसी थी वो छाई हुई दिखाई दी आज बाजार में। एक बार सेक्टर की आपको मैं पिक्चर दिखाऊं तो आईटी में देखिए कितनी ज्यादा गिरावट है। इनफैक्ट सारे ही सेक्टर आज लाल निशान के साथ जाके बंद हुए हैं। पीएसयू में गिरावट, डिफेंस, ऑटो, आईटी, एफएमसीजी, आईटी में तो देखिए 5.5% का डेंट जो है वो लगा है। साथ में रियलिटी, ऑयल एंड गैस, हर जगह एक जो भारी बिकवाली है उसका आज हमको सामना करना पड़ा है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि निफ्टी के बढ़ने वाले कौन से रहे। कोल इंडिया खबरों में बना हुआ था, उसके बाद तेजी देखने को मिली है। ट्रेंट, नेस्ले इंडिया और हिंडाल्को में हल्की फुल्की बढ़त है, कोई बहुत मेजर अपसाइड नहीं दिखा है। गिरने वालों में देखिए सारे के सारे आज आईटी पैक से। देखिए इन्फोसिस के नंबर्स आए थे, नंबर्स स्ट्रीट को पसंद नहीं आए और वही हमें रब ऑफ इफेक्ट पूरे ही आईटी पैक में आता हुआ दिखाई दिया। एचसीएल टेक, टीसीएस और टेक महिंद्रा में भी करीब करीब 5% तक की गिरावट जो है वो देखने को मिली है। इन्फोसिस के कल नंबर आए, साइंट के कल नंबर आए, साथ में एलटीआईएम के नंबर आए, लेकिन नंबर्स ने कुछ ऐसा सरप्राइजिंग फैक्टर बाजार को लाके नहीं दिया है। इसलिए ही आज जो स्ट्रीट है वो डिसअपॉइंट हुआ और डिसअपॉइंट होने का नतीजा ये है कि आज गिरने वालों में सबसे पहला नंबर आईटी का ही आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें फार्मा शेयर्स की, कल हमने देखा था क्या शानदार तेजी फार्मा में देखने को मिली, लेकिन आज वापस से एक प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें हायर लेवल से आती हुई दिखाई दी। लेकिन हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कोई भी मूड अच्छा करके नहीं गया है। बाजार में आज आईटी सेक्टर का कोहराम रहा, तो क्या अभी आईटी ही बाजार का सबसे ज्यादा मूड बिगाड़ रहा है? आवाज अड्डा में आज होगी इसी पर चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए। और बाजार को अब रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का इंतजार है। थोड़ी देर में कंपनी के नतीजे जारी भी हो जाएंगे। चौथी तिमाही में कंपनी के नतीजे कैसे रहते हैं ये बताने के लिए हमारे साथ है आशीष वर्मा। बताएं आशीष, रिलायंस इंडस्ट्रीज के पारंपरिक कारोबार के नतीजे कैसे रह सकते हैं? जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं यानी कि O2C और ऑयल एंड गैस इंपॉर्टेंट अभी भी हैं, क्योंकि कुल रेवेन्यूज का 50% से ज्यादा अभी भी इन ट्रेडिशनल बिजनेसेस के साथ है। स्टेडी क्वार्टर एक्सपेक्टेड है। जहां तक O2C की बात है, सिंगापुर के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन क्यू ऑन क्यू 12% बढ़े थे। सिंगापुर के जीआरएम मतलब आप कह लीजिए मार्केट प्राइस, एक क्लियर कट इंडिकेटर सिंगापुर हब में कितने पे कच्चा तेल प्रोक्योर कर रहे हैं, कितने पे प्रोसेस्ड माल बेच रहे हैं, उसके बीच में कितना कमा रहे हैं, ये सिंगापुर ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स। रिलायंस आमतौर पे इस जीआरएम से बेहतर परफॉर्म करके देती है, क्योंकि रिलायंस जिस तरह का क्रूड प्रोसेस करती है उससे उसका फायदा मिलता है। हालांकि ये जिस बीते क्वार्टर की हम चर्चा कर रहे हैं उस समय आपको याद होगा सैंक्शंस टाइटन हो रहे थे, इंडिया ने अपनी सोर्सिंग शिफ्ट करी थी, तो कितना प्रीमियम मिलता है वो देखते हैं जब नंबर्स आएंगे। उसके बाद दूसरी जिस रिफाइनिंग की बात कर रहा हूं मैंने, क्रैक्स रख दिए हैं, ये कह लीजिए डीजल का, ये पेट्रोल का, ये एटीएफ का मार्च महीने का। अदरवाइज मार्च महीने से पहले एक्सपेक्टेड था कि कमजोर नंबर्स होंगे, पर मार्च में सारे समीकरण बदल गए क्रैक्स के लिहाज से, यानी कि क्रैक स्प्रेड, एक बैरल को एक्वायर करके प्रोसेस करके बेचने के लिए वो स्प्रेड जो है, क्या हुआ मार्च महीने में यूरोपियन रिफाइनरी शटडाउन हो रही थी, मेंटेनेंस शटडाउन था और हॉर्मूज का इश्यू आ गया, तो मैसिव यहां पे जंप आपको नजर आएगा। दूसरी तरफ पेटकेम, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, पेटकेम एक ड्रैग हो सकता है, यानी कि
वो प्रोसेस जिसके हम प्लास्टिक बनाने का इस्तेमाल करते हैं ना। अब इसमें 3 है, लाइए जरा स्क्रीन पे। लो डेंसिटी पॉलीथिलीन, यानी कि आपके वो ग्रोसरी बैग्स वगैरह, प्लास्टिक रैप्स वगैरह, इसमें क्या है, ओवर सप्लाई का इश्यू है, इसीलिए 10% का दबाव है। चाइना वगैरह से बहुत तगड़ी ओवर सप्लाई है। जो हाई डेंसिटी पॉलीप्रोपिलीन है, बेसिकली एफएमसीजी में आपकी शैम्पू की बोतल जिसमें प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है, उसमें एफएमसीजी की डिमांड स्टेडी है, इसीलिए 1% का ही महज दबाव देखने को मिल रहा है। और पॉलीप्रोपिलीन, ये बेसिकली आपके कार्स वगैरह में, डैशबोर्ड वगैरह में, बम्पर वगैरह में जो प्लास्टिक इस्तेमाल होता है, क्योंकि ऑटोज की सेल्स ठंडी पड़ी थी, 6% के आसपास का दबाव देखने को मिलेगा। ये पार्ट ऑफ द बिजनेस थोड़ा सा दिक्कत में आता हुआ नजर आएगा। तो नेट आप एक्सपेक्ट करिए ईबिटा साल दर साल 1% का इंप्रूवमेंट और सीक्वेंशली 8% के आसपास का शायद दबाव देखने को मिलेगा। दूसरा पार्ट है ऑयल एंड गैस बिजनेस का, क्योंकि KG-D6 के वॉल्यूम्स कम हो रहे हैं, वो सीधे सीधे प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट कर रहा होगा। ईबिटा एक्सपेक्टेड है 12% साल दर साल गिरेगा और क्यू ऑन क्यू 7% के आसपास का दबाव एक्सपेक्टेड। ये हो गया इनके ट्रेडिशनल बिजनेसेस। और एक बड़ी खबर आ रही है आरबीआई के हवाले से। पेटीएम का बैंकिंग लाइसेंस फाइनली रद्द हो गया है। 2022 में भी कंपनी पर सख्तियां हुई थी, बैंकिंग को लेकर नए ग्राहक जोड़ने पर रोक लगाई गई थी, लेकिन अब जो खबर आ रही है, पेटीएम पेमेंट्स बैंक जो था उसका बैंकिंग लाइसेंस रद्द हो गया। कंपनी के लिए एक बड़ी खबर है और बड़ी दिक्कत वाली भी बात है। और हमारे सहयोगी आशीष वर्मा जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष जी, खबर थोड़ा डिटेल में समझाइए और इम्पैक्ट क्या होगा इसका। मनोज जी, जैसे आपने बताया, आरबीआई ने ऑफिशियली पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। और ये काफी लॉन्ग स्टैंडिंग रेगुलेटरी बैटल चल रहा था। मेरे ख्याल से 2024 की शुरुआत से इश्यूज आए थे। तो आरबीआई का कहना है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने अपना बिजनेस, यानी कि जो बैंकिंग अफेयर्स थे, वो सही मैनर में कंडक्ट नहीं करे। इसमें दरअसल इशू थे जब 2024 में सामने आए थे, तो केवाईसी प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करे गए थे। कई सारे अकाउंट्स ऐसे थे जो सेम पैन से लिंक थे। म्यूल अकाउंट सामने आने की बात हुई थी। इवन वो आर्म्स लेंथ पे मनोज जी काम नहीं कर रहे थे, यानी कि बैंक और पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन के बीच में आर्म्स डिस्टेंस नहीं था। मल्टीपल वो ऑडिट्स के इश्यूज थे, एक्सटर्नल ऑडिटर्स और आरबीआई ने डिस्पाइट मल्टीपल वार्निंग्स और पेनल्टीज बैंक अपने सिस्टमिक डिफिशिएंसीज को फिक्स नहीं कर पा रहा था। तो इवेंचुअली आरबीआई का कहना है कि अफेयर्स जो थे वो डेट्रीमेंटल थे, कोई यूजफुल पर्पस, पब्लिक का इंटरेस्ट नहीं सर्व होता अगर इस बैंक को कंटिन्यू करा जाए तो। इसीलिए हम इस बैंक, क्योंकि फेलियर टू कंप्लाई है, इसीलिए लाइसेंस वापस रद्द कर रहे हैं। जी, तो कोई रास्ता नहीं बचा था, ऐसा आरबीआई का मैसेज है। और यहाँ हमें रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन रिलायंस के नतीजे आने वाले हैं तो उसका हम इंतज़ार करें। लौटते हैं तुरंत एक ब्रेक के बाद, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है आवाज़ समाचार में। गर्मी की छुट्टियों में ट्रेन का सफ़र करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। छुट्टियों के दौरान बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेल मंत्रालय ने 18,000 से ज़्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स का ऐलान किया है। वहीं ट्रेनों को समय पर चलाने और साफ सफाई, पानी की उपलब्धता के लिए भी खास निर्देश जारी हुए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में गर्मी की छुट्टियों की शुरुआत हो गई है और इस बार समर वेकेशन में अगर आप ट्रेन से सफर करने की सोच रहे हैं तो एक खबर आपके लिए ही है, क्योंकि रेलवे ने इस बार ऐलान किया है रिकॉर्ड समर स्पेशल ट्रेनें चलाने का। जी हाँ, अगर समर स्पेशल ट्रेनों की बात की जाए तो हर साल चलाई जाती है। खास तौर पर ये देखा जाता है कि गर्मी की छुट्टियों में डिमांड जो है बड़े स्टेशनों पर, बड़े शहरों के लिए बढ़ जाती है और उसी डिमांड को पूरा करने के लिए, भीड़ भाड़ को कम करने के लिहाज से समर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। और इस बार रेल मंत्रालय की तरफ से ऐलान किया गया है 18,000 से ज्यादा समर स्पेशल ट्रेन ट्रिप्स चलाने का। जो ट्रेन होंगी हमारी ये प्लान्ड हैं, इसके अलावा बहुत सारी अनप्लान्ड ट्रेन चलाई जाएंगी, ट्रेन ऑन डिमांड चलाई जाएंगी, वो अलग हैं। तो कुल मिला के पिछली गर्मी की जो सीजन था उससे कहीं ज्यादा संख्या में स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है। स्पेशल ट्रेन के परिचालन के साथ साथ स्पेशल ट्रेन की रनिंग पर भी अलग से ध्यान दिया जा रहा है, ताकि वो समयबद्ध तरीके से और बेहतर समयबद्ध तरीके से अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच सकें। गर्मी में पानी की समस्या आती है, पीने के पानी की समस्या आती है, जगह जगह स्टॉपेजेस होते हैं ट्रेन के, तो
सभी ट्रेन में, स्पेशली स्पेशल ट्रेन में प्री वाटरिंग का निर्देश दिया गया है। तो रिकॉर्ड ट्रेनें चलाई जाएंगी गर्मियों की छुट्टियों पर। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि जोन्स को यह भी कहा गया है कि जैसे जैसे डिमांड बढ़ती है आप ऑन डिमांड भी समर स्पेशल ट्रेनों को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और बताना चाहूंगी जो काफी जरूरी है जानना, कि अगर आप समर स्पेशल ट्रेनों में बुकिंग करवाते हैं तो जाहिर तौर पर आपको जो किराया है वो आम ट्रेनों के मुकाबले 15 से 30% ज्यादा देना होगा। दीपाली नंदा, दिल्ली। और जैसा कि हमने ब्रेक के पहले खबर ब्रेक की थी, आरबीआई ने पेटीएम बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, लेकिन आरबीआई ने सफाई दी है कि बैंक के पास पर्याप्त लिक्विडिटी है, इसलिए उसमें जमा पैसों को लेकर किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पैसे सबको वापस मिल जाएंगे। बढ़ते आगे, टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अनरजिस्टर्ड टेलीमार्केटिंग कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए ट्राई ने कंसल्टेशन पेपर भी जारी किया है। कैसे रोक लगेगी, इस पर ट्राई चेयरमैन अनिल कुमार लोहाटी से बात की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। सर, एक तो साइबर फ्रॉड काफ़ी बढ़ गए हैं। आज जो मंत्री हैं उन्होंने भी कहा कि साइबर फ्रॉड करने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को काम करने की जरूरत है। ट्राई किस तरह से इसके ऊपर काम कर रहा है कि जो अगर कोई भी URL या IP के लिंक SMS के ज़रिए ट्रांसमिट होता है तो उसको पहले जो DLT प्लेटफॉर्म है उस पर वाइट लिस्ट करना होगा। इससे SMS के जरिए फ्रॉडुलेंट लिंक भेजने कर जो फ्रॉड किए जा रहे थे उस पर काफ़ी लगाम लगा है। फिर जो हमने जो फाइनेंशियल सेक्टर के कम्युनिकेशन हैं वो ट्रस्टवर्दी हो, इसके लिए एक हमने स्पेसिफिक सीरीज़ अलॉट की है, वो है 1600 सीरीज़। तो जो जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड और सर्विस से रिलेटेड कॉल BFSI सेक्टर से आएंगे वो 1600 सीरीज़ से आएंगे। तो कंज्यूमर अब यदि उसको एक ट्रस्ट के साथ में इस तरह के कॉल्स को ले सकता है। तो इस तरह से कई मेजर स्ट्राइड लगातार ले रहा है। आपने कंसल्टेशन पेपर भी इशू किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जो कंपनियां स्पैम रोक रही है, उसका क्या पर्पस है? लोग रेगुलेटरी सिस्टम के बाहर काम कर रहे हैं, वो रेगुलेटरी सिस्टम को बाईपास करते हैं, तो उनको डिटेक्ट करने के लिए हमने रेगुलेशन में प्रोविज़न किया था कि सर्विस प्रोवाइडर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करें और उनको जो स्पैमिंग का पैटर्न है उसके आधार पे उनको फ्लैग करें। तो हमारे जो तीनों प्राइवेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्होंने AI सिस्टम्स डिप्लॉय किए हैं और वो काफ़ी सक्सेसफुली जो स्पैम्स हैं उनको फ्लैग कर रहे हैं और कंज्यूमर्स को वार्न कर रहे हैं। अब हमारे पास में इसके बारे में काफ़ी अनुभव हो चुका है, तो अब हम जो ये इंटेलिजेंस मिल रही है स्पैमिंग पे, इसका उपयोग करके जो एंटिटीज़ जो स्पैम में इंडल्ज कर रही हैं उनके खिलाफ हम रेगुलेटरी एक्शन को कैसे और तेज कर सकें, इसके बारे में हम कंसल्टेशन। मार्केट को जिन नतीजों का इंतजार था, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजे आ गए हैं, धीरे धीरे नंबर्स साफ हो रहे हैं। मुनाफा हल्का सा कम हुआ है Q-on-Q बेसिस पर। कंसोलिडेटेड मुनाफा 19,407 करोड़ से घटकर 16,971 करोड़ Y-on-Y हुआ है। Q-on-Q और Y-on-Y दोनों लिहाज से थोड़ा यहाँ पर दिख रहा है एक नरमी। Q-on-Q 18,000 से घट के 16,000 दिख रहा है और Y-on-Y जो है 19,000 से 16,000 का अंतर दिख रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों का विस्तार से विश्लेषण करने के लिए और नतीजे आपको बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी आशीष वर्मा। आशीष जी, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक। अभी ब्रॉडर कंसोलिडेटेड नंबर्स आते हुए EBITDA 44,141 करोड़ रुपए पे आता हुआ 46,000 करोड़ रुपए Q-on-Q से थोड़ा सा रिड्यूस होता हुआ। इवन Q-on-Q मार्जिन्स 15% पे आए हैं, 17.4% थे मेरे ख्याल से लास्ट तिमाही में। तो थोड़ा सा दबाव सीक्वेंशली नंबर्स में आपको नजर आएगा। खैर कुछ हद तक स्ट्रीट को अंदाजा था, क्योंकि जो इनका ट्रेडिशनल O2C और ऑयल एंड गैस का बिजनेस था उसमें जिस तरह की परिस्थितियां थी उसका इम्पैक्ट देखने वाले थे हम लोग, क्योंकि ऑयल एंड गैस के धंधे में खास तौर पे KG-D6 से लगातार वो वॉल्यूम्स रिड्यूस हो रहे हैं, उससे इम्पैक्ट पड़ना था प्रॉफिटेबिलिटी पर। दूसरी तरफ जो O2C बिजनेस है इस कंपनी का, उसमें टफ टाइम्स थे
वो तो मार्च में समीकरण बदलते हुए नजर आए तो इनके ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल्स में अच्छे खासे वो क्रैक्स एंजॉय करे होंगे आई एम श्योर रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। अदरवाइज मार्च से पहले के बड़े सबड्यूड से समीकरण थे, पर क्योंकि क्रैक्स इंप्रूव हुए, चाहे गैस ऑयल के क्रैक्स हों, चाहे गैसोलीन के या जेट फ्यूल के, यानी कि डीजल, पेट्रोल और जेट फ्यूल के क्रैक्स, वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हुए नजर आए थे, तो उससे समीकरण इंप्रूव हुए। जहां तक पेटकेम की बात थी, पेटकेम के लिए तो चैलेंजिंग क्वार्टर स्ट्रीट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। तो अभी मेरे पास ब्रेकअप नहीं है चारों बिजनेसेस का जो इंपॉर्टेंट है, O2C, ऑयल एंड गैस, उधर वो जियो और रिलायंस रिटेल यानी कि कंज्यूमर फेसिंग एंटिटीज, लेकिन मोटा मोटी जो एक्सपेक्टेशंस थी और जो नंबर्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है, मेरे ख्याल से वो O2C की, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे EBITDA Q-on-Q और year-on-year स्लाइटली रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, ऑयल एंड गैस का EBITDA रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा। रिलायंस रिटेल की जहाँ तक आंकड़ों की बात है, नंबर्स कंपेरेबल थे ही नहीं, क्योंकि वो FMCG का बिजनेस वो रीऑर्गेनाइज किया गया था, दिसंबर 1 से वो लागू हुआ था, तो ये पूरा क्वार्टर था जिसमें वो उसका इम्पैक्ट देखने को मिलता, तो ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन करना मुश्किल था। और जहाँ तक जियो की बात थी, थोड़ा सा अनइवेंटफुल क्वार्टर था। मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीते 3 महीने में, यानी कि जैन से मार्च पीरियड में टैरिफ इंक्रीज लिए नहीं गए थे। और एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, जब आप टेलीकॉम बिजनेस को कंपेयर करते हैं, और हम टेलीकॉम बिजनेस को सीक्वेंशली ही कंपेयर करते हैं, तो उसमें नंबर ऑफ बिलिंग डेज भी इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर के मुकाबले कम होते हैं, 2 दिन कम थे। तो इन सब का कंसोलिडेटेड इंपैक्ट स्ट्रीट मान के चल रहा था, थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से आता हुआ नजर आएगा। तो ये आपकी स्क्रीन पे नंबर्स फ्लैश होते हुए मैं क्विकली रिपीट कर देता हूं। EBITDA मार्जिन 15% वर्सेस 17.4% Q-on-Q, 16.8% साल दर साल। तो ईदर वेज मार्जिन थोड़े से कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। O2C बिजनेस 1.85 लाख करोड़ रुपीस के रेवेन्यूज आते हुए, EBITDA उसका 14,520 रुपये आया है करोड़ पे, 16,507 करोड़ रुपये के मुकाबले। तो बिल्कुल जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे, ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा स्लाइड कम दबाव, सीक्वेंशली यानी कि Q-on की थोड़ा सा प्रेशर माउंट होता हुआ नजर आया। वो मार्च के समीकरण सुधरने से, अदरवाइज ये पेन थोड़ा सा बढ़ सकता था। ऑयल एंड गैस बिजनेस के आंकड़े अब स्क्रीन पर हैं, 5,900 करोड़ रुपीस के आसपास के रेवेन्यूज आते हुए वहां से। अब ये डिटेल्स जब आएंगी मेरे हाथ में तो मैं एग्जैक्ट सारे कैलकुलेशंस आपको बताऊंगा, लेकिन ये अपफ्रंट वो नंबर्स आपके लिए। थोड़े से सबड्यूड परफॉर्मेंस O2C बिजनेस का और ऑयल एंड गैस का। ऑयल एंड गैस के मार्जिन सीक्वेंशली मेरे ख्याल से करीब 1300-1400 बेसिस पॉइंट्स के आसपास, 13% के आसपास रिड्यूस हुए हैं। वो सिंपली KG-D6 के प्रोडक्शन रिडक्शन का असर है, और स्ट्रीट लार्जली फैक्टर इन करके चल रहा था। रिलायंस रिटेल का EBITDA 6921 करोड़ रुपीस, 6915 करोड़ रुपीस से स्लाइट इंप्रूवमेंट की बात करी थी हमने जब हम एक्सपेक्टेशंस प्रेजेंट कर रहे थे, और रिलायंस रिटेल मोटा मोटी वैसे ही परफॉर्म करता हुआ। मार्जिन्स फ्लैट हैं सीक्वेंशली 7% के आसपास। पिछले क्वार्टर मेरे ख्याल से 7.1% के रिलायंस रिटेल के मार्जिन्स थे, तो ठीक है, वो स्टेडी क्वार्टर की बात हुई थी, स्टेडी क्वार्टर डिलीवर करता हुआ। 6 रुपए का डिविडेंड डोल आउट होता हुआ रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से। टेलीकॉम के आंकड़े मेरे ख्याल से थोड़ा डिले के साथ, और आरपू के नंबर थोड़ा डिले के साथ पता चलेंगे, लेकिन आरपू सीक्वेंशली मोटा मोटी पेंसिल्ड है कि 1% के आसपास का इंप्रूवमेंट आपको Q-on-Q देखने को मिलेगा आरपू के नंबर्स में। इनफैक्ट मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर के रिलायंस के आरपू जो बैठ रहे थे वो 213.7 थे, मोटा मोटी शायद 216 रुपए के आसपास की एक्सपेक्टेशन है, पर वो नंबर्स आएंगे तब वो जियो का आंकड़ा पता चलेगा। और ऊपर से कमेंट्री बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, खासतौर पे जियो के फ्रंट पे। मनोज जी, ऑफ लेट बहुत चर्चा हो रही थी रिलायंस जियो के IPO की। काफी सारी रिपोर्ट सजेस्ट कर रही थी कि जल्दी DRHP फाइल करते हुए नजर आएंगे, वो मेगा 40,000 50,000 करोड़ रुपए के IPO लाने की तैयारी हो रही है। तो टाइमलाइंस अब मैनेजमेंट के मुंह से सुनने की जरूरत है, वो टाइमलाइंस कौन सी होंगी। वैसे मुकेश सर ने 2019 में कहा था कि 5 साल के टाइम पीरियड में हम उस IPO को लेकर आएंगे, उसमें 1-8 साल का बफर देने की जरूरत थी, क्योंकि वो कोविड का साल आ गया था, तो थोड़ा सा टाइमलाइंस डिले हो गए थे। तो वो टाइमलाइन वैसे भी हिट कर रहे हैं, ज़्यादातर रिपोर्ट सजेस्ट भी कर रही हैं। मैनेजमेंट के मुख से सुनना पड़ेगा कि इवेंचुअल एक्चुअल टाइमलाइंस होंगी क्या उस रिलायंस जियो के IPO की। दूसरा, जियो के बिजनेस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा वो टैरिफ्स को लेकर क्या अपडेट्स हैं। ऑफ लेट टैरिफ्स इंक्रीज नहीं हुई हैं, स्ट्रीट अवेट कर रहा है टैरिफ इंक्रीजेज, हो सकता है IPO से पहले, पर वो टैरिफ्स के फ्रंट पे क्या कमेंट्री आती है वो इंपॉर्टेंट होगा। तो ये मोटा मोटी नंबर्स मेरे ख्याल से हमारे पैनलिस्ट में हमारे साथ रेडी होंगे, दिखाइए स्क्रीन पर अगर कोई जुड़ चुके हैं सबके सब। तो मोटा मोटी ब्रेकअप
एक बार ग्राफिक्स में सारे के सारे ग्राफिक्स में अलग अलग ब्रेकअप भी दिखाइएगा, कंसोलिडेटेड अलग दिखाइएगा, उसके बाद रिलायंस रिटेल और सारे आर्म्स के अलग अलग प्लीज परफॉर्मेंसेस दिखाइएगा। थोड़ा सा सबड्यूड परफॉर्मेंस, स्टेडी क्वार्टर, जैसा स्ट्रीट मोटा मोटी शायद एक्सपेक्ट कर रहा था उसी तर्ज पे, क्योंकि स्ट्रीट को पता था कि ऑयल एंड गैस और O2C के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग समय है। मैं अपफ्रंट पहला व्यू पार्थिव से ले लेता हूं, उसके बाद फ्लोर खोल के फिर इंडिविजुअल पॉकेट्स में हम लोग बातचीत करेंगे। दिल्ली से या कह लीजिए नोएडा से दीपाली भी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी। पार्थिव, रिलायंस का एक स्टेडी एनवायरनमेंट को देखते हुए थोड़ा सा सबड्यूड क्वार्टर शायद एंटिसिपेटेड था मार्च तिमाही के लिए। कैसे देख रहे हो अपफ्रंट जो नंबर्स इस समय स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं कंसोलिडेटेड? देखिए आशीष जी, ये नंबर्स काइंड ऑफ ऑलरेडी स्ट्रीट जानता था मल्टीपल रीजन से। एक तो ब्रेंट क्रूड 40% बढ़ा था राइट ड्यूरिंग द वॉर, जो फरवरी के मिड से थे। थियोरेटिकली तो उनको, जैसे आपने भी राइटली समझाया कि क्रैक्स की वजह से डीजल हो या गैसोलीन हो उसमें अच्छे फायदे होते हैं, लेकिन वो नलीफाई हो गए ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। एक तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, बिकॉज हम जानते थे कि शिपिंग रेट्स वेंट थ्रू द रूफ, उसका इंश्योरेंस जो रहता है दैट आल्सो वेंट वेरी हाई। प्लस आई थिंक हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का मैंडेट था कि बिकॉज कतार से जो गैस आ रही थी उसकी शॉर्टेज थी, तो लॉट ऑफ रिफाइनरीज इन द कंट्री वर आस्क्ड टू डाइवर्ट प्रोडक्शन इनटू एलपीजी। तो एलपीजी इनके लिए लॉस मेकिंग है, इसलिए हर क्वार्टर में हम इसकी बात नहीं करते। तो ये क्वार्टर में एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ने के वजह से डेफिनेटली रिफाइनिंग सेगमेंट में जो भी फायदे होने थे वो काइंड ऑफ नलीफाई होने के वजह से थोड़ा सबड्यूड क्वार्टर था। केमिकल बिजनेस में, पेटकेम में जानते हैं कि जो फीड स्टॉक होते हैं उसके प्राइसेस अनप्रेसिडेंटेड बढ़ गए और वॉल्यूम ग्रोथ और डिमांड काफी कम थी। तो मुझे लगता है कि डिस्पाइट ऑल दिस डिफिकल्टीज आई थिंक बहुत ही रेजिलियंट क्वार्टर में मानूंगा O2C बिजनेस में। अन्य बिजनेस की बात करें तो अभी जो रिटेल का बिजनेस का नंबर देखा है तो यस, वहां पे भी एक डिसेंट ग्रोथ है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि बहुत बड़ा ग्रोथ एक्सपेक्ट हुआ है, बिकॉज कंज्यूमर सेंटिमेंट थोड़ा लाइट था, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह के उन्होंने स्टोर्स के रैशनलाइजेशन किए हैं ये फायदा आगे जाते हमें डेफिनेटली दिखेगा। और जो हमारा टेलीकॉम बिजनेस है, जियो का बिजनेस है, तो उसमें डेफिनेटली आरपू जैसे आपने बताया 216 काइंड ऑफ पेंसिल है स्ट्रीट से, तो वो बिजनेस में हमें लग रहा है कि इस क्वार्टर में वन ऑफ द बेस्ट ग्रोथ दिखनी चाहिए। तो ओवरऑल आई थिंक नंबर्स आर रेजिलिएंट इन द करंट स्कीम ऑफ थिंग। स्टॉक काफी करेक्ट हुआ है, तो वैल्यूएशंस भी काफी फैक्टर इन हो गए इस तरह के क्वार्टर के लिए। ओके, और इनफैक्ट इस बीच अरपू का आंकड़ा भी आ चुका है और इस क्वार्टर में 214 रुपए का अरपू रहा है। और अगर इससे प्रीवियस क्वार्टर यानी Q3 की बात करें तो ये 213.7 के आसपास रहा था। तो फ्लैट टू से पॉजिटिव साइड पर ही अरपू का फिगर सोफर आते हुए दिखाई दे रहा है। अमरीश बलिगा भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ शरद अवस्थी भी है। अमरीश, आप कैसे देखते हैं नंबर्स को? और पहले इनफैक्ट जो इनिशियल आंकड़े आए हैं उसके बेसिस पे एक तो अरपू का आंकड़ा आप कैसे देखें जो कि 214 के आसपास आया है। एंटिसिपेट हालांकि इन्हीं लेवल्स के आसपास इसे थोड़ा सा हायर साइड पर स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रही थी, बट आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ओवरऑल तो मैं बोलूंगा थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है, क्योंकि ये तो एक्सपेक्टेड था कि इट विल बी वीकर एज कम्पेयर टू जो पहले के जो अर्निंग्स देखते थे उसके कम्पेयर टू इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी वीकर। स्पेशली O2C बिजनेस में काफी धक्का मिला है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट क्राइसिस। पर जो टॉप लाइन है क्लियरली दैट वाज बेटर देन एक्सपेक्टेड, पर उसके बाद जो भी दूसरे आंकड़े हैं आए हैं आई थिंक इट इज वर्स देन एक्सपेक्टेड। आई वुड से इट्स टू बैड, बट श्योरली थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। एंड एज फार एज आरपू इज कंसर्न्ड 216 का एक्सपेक्टेड था, तो इट्स कम एट 214, तो स्लाइटली लोअर देन एक्सपेक्टेड वहां भी। सो ओवरऑल मैं बोलूंगा अ बिट ऑफ अ डिसअपॉइंटमेंट। क्यों आरपीयूज लार्जली फ्लैट ही रह गए इसका मतलब, क्योंकि 213.70 Q3 के थे तो 214 पे आते हुए एक स्लाइड सा माइनस इंप्रूवमेंट। तो थोड़ा सा स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से आरपीयूज तो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। खैर, SMIFS के जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके लिहाज से पहले समझ लेता हूं रिलायंस के नंबर्स, उसके बाद अलग अलग पॉकेट्स की चर्चा करेंगे। शरद सर, कैसे लगे अपफ्रंट आपकी कमेंट्री नंबर्स को देखते हुए, और आप लोग क्या पेंसिल इन करके चल रहे थे? ये लार्जली मुझे लगता है अमरीश जी ने बहुत अच्छे से समअप कर दिया। हमारी भी एक्सपेक्टेशन वही थी। टॉप लाइन के लेवल पे तो थोड़ा सा बेटर देन एक्सपेक्टेड लग रहे हैं नंबर्स, लेकिन उसके अलावा अगर आप EBITDA और बॉटम लाइन के नंबर्स देखें तो मुझे लगता है वहां पे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है।
आरपू भी हम लोग भी 215 80 90 के आसपास लेके चल रहे थे, वहां भी वैसी इंप्रूवमेंट दिखी नहीं है। शायद फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस में जो अडॉप्शन में इंप्रूवमेंट हम उम्मीद कर रहे थे वो इस क्वार्टर नजर नहीं आई है। तो मुझे लगता है ऑन बैलेंस बहुत ज्यादा उत्साहित करने वाले नंबर्स नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से शायद प्राइस रिएक्शन भी पहले से हो रखा है और मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है उसकी वजह से भी काफी उथल पुथल रही है नंबर्स में, तो वो भी एक चैलेंज है। बट लार्जली मैं कहूंगा EBITDA, बॉटम लाइन और आरपू के लेवल पे नंबर्स एक्सपेक्टेशन के नीचे हैं। अच्छा, इनफैक्ट पार्थिव, अगर हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल बिजनेसेस की बात करें जो कि O2C और ऑयल एंड गैस कारोबार है, जैसे आपने भी कहा, कहीं ना कहीं स्ट्रीट को अंदाजा था, आशंका थी कि इम्पैक्ट दिख सकता है। कई सारे मल्टीपल फैक्टर्स उसके पीछे रहे हैं। वेस्ट एशिया में जिस तरीके के हालात रहे हैं, क्रूड कॉस्ट हायर साइड पर रही है, साथ ही साथ शिपमेंट इंश्योरेंस कॉस्ट में भी आई एम श्योर बढ़ोतरी होगी। तो उससे रिलेटेड कॉमेंट्री आप क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? डेफिनेटली आई थिंक ये जो क्वार्टर फॉर O2C बिजनेस है वो चैलेंजिंग था, और मोर इम्पोर्टेंटली वॉर की वजह से आई थिंक कंडीशंस बहुत ही डिफिकल्ट हो गए थे। और जैसे मैंने बनाया कि रिफाइनरी में जो आउटपुट था उसमें LPG का फोरे बढ़ने की वजह से वो लॉस मेकिंग प्रोडक्ट है, तो उसके वजह से भी हमने देखा कि रिजल्ट सबड्यूड थे। और मोर इम्पोर्टेंटली हमने देखा कि जो क्रैक्स थे वो डेफिनेटली अच्छे थे, बिकॉज डीजल के क्रैक्स करीबन $35 to $38 तक पहुंच गए थे, जिससे काफी फायदा होता है। लेकिन लॉट ऑफ दैट गॉट नलिफाइड विद द हायर ऑपरेटिंग कॉस्ट। जैसे मैंने बताया कि शिपिंग है, शिपिंग फ्रेट रेट से प्लस इंश्योरेंस के लेवल से वो काफी ऊपर चले गए थे, और वॉर की वजह से अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स पे वो पहुंच गए थे। तो एटलीस्ट टू गेट द शिप्स सेफली इंश्योर्ड, वो कॉस्ट आई थिंक काफी हावी रहा ये क्वार्टर में। मैं मानता हूं ये इस तरह के कॉस्ट हर क्वार्टर में रिपीट नहीं होंगे, इट इज मोर ऑफ वन ऑफ। और ये सब रीजन है जिसकी वजह से हमने देखा कि ऑपरेशनली O2C बिजनेस काफी वीक रहा है, एंड दैट इज व्हाट समथिंग स्ट्रीट वाज ऑलरेडी पेंसिलिंग इन। लेकिन जो टॉप लाइन ग्रोथ हमने देखी है दैट इज डेफिनेटली बिकॉज ऑफ वैल्यू एज कंपेयर टू वॉल्यूम ग्रोथ, तो उस लिहाज से वहां पे कोई डिसअपॉइंटमेंट खास नहीं है। लेकिन डेफिनेटली ऑपरेशनली ये क्वार्टर वीक रहा है O2C बिजनेस में। बीच मुकेश डी अंबानी, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस इंडस्ट्रीज की जो कोट आया है कि फिस्कल 25-26 में हमने जियोपॉलिटिकल डिस्ट्रप्शंस फेस करे, बहुत वॉलेटाइल एनर्जी कीमतें थीं और शिफ्टिंग ग्लोबल ट्रेड पैटर्न्स थे। इन हेडविंड्स ने बिजनेस पे वे करा अक्रॉस द वर्ल्ड। हालांकि जो इस तरह का पोर्टफोलियो है, जब ब्रेथ है हमारे पोर्टफोलियो की और स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक ओरिएंटेशन है, उसने इस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वॉलेटिलिटी से हमें मदद करी नेविगेट करने में। जियो continues to transform India's digital landscape. I am happy to note that we are advancing steadily towards the listing of Jio platforms. This will mark a defining milestone in its journey. Timelines इसमें मुझे नहीं दिख रही अभी, पर बस जिक्र हुआ है। Reliance Retail, उनका कहना है, has delivered a steady growth through the year. I am confident कि Reliance Retail की deep ओमनी चैनल प्रेजेंस जो है और स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग जो इंडियन कस्टमर्स की है, वो सस्टेन्ड ग्रोथ में हमें मदद करेगी। O2C बिजनेस ने कॉम्प्लेक्स ग्लोबल एनवायरनमेंट में इस साल नेविगेट किया। वेस्ट एशिया के वॉर, अनप्रेसिडेंटेड डिसलोकेशन जो ग्लोबल सप्लाई चेन्स का हुआ था, ये दिक्कतें थीं। हालांकि हम कमिटमेंट जो हैं इंडिया की एनर्जी और मटेरियल रिक्वायरमेंट्स की अवेलेबिलिटी की, उसको मीट कर रहे हैं। बाकी नहीं, और हाँ, न्यू एनर्जी बिजनेस एक और इम्पॉर्टेंट है, उसका भी देख लेता हूँ। Recent events have underscored the critical need of energy security. I am happy that Reliance is making rapid progress in operationalizing its new energy gigafactories. This business will emerge as a powerful growth engine for Reliance and transformative contributor to India's energy future. Tough environment था, उसी बात की जिक्र करते हुए न्यू एनर्जी बिजनेस, वो गीगा फैक्ट्रीज, वो धीरूभाई अंबानी ग्रीन एनर्जी गीगा कॉम्प्लेक्स, तो मेरे ख्याल से ऑपरेशनलाइज इसी साल 2026 में होने की बात। पहली गीगा फैक्ट्री तो पार्थिव आने की तैयारी 2026 की है ना? यस एब्सोल्युटली, एज पर प्रीवियस AGM में जिस तरह की कमेंट्री हुई थी, तो यहाँ पे रैंप अप हो रहा है फर्स्ट गीगा फैक्ट्री, और आई थिंक ऑपरेशनली हम देखेंगे FY 27 बेसिस पे यहाँ से कंट्रीब्यूशन प्रॉब्ली एज अ सेपरेट सेगमेंट दे विल बी रिपोर्टिंग।
तो these are exciting times because चेयरमैन साहब ने काफी बार बोला है कि जो न्यू एनर्जी बिजनेस वर्टिकल है वहां पे वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है और 4 बड़ी गीगा फैक्ट्रीज का जो कैपेक्स है would go to as high as almost 80-90,000 crore। तो उस लिहाज से ये बिजनेस भी अगर मान के चले कि 2 या 2.5 टाइम के एसेट टर्न्स करता है तो 1.5 लाख से 2 लाख करोड़ का बिजनेस यही नया सेगमेंट बन जाएगा। तो आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट इन टर्म्स ऑफ द सम ऑफ द पार्ट वैल्यूएशन फॉर रिलायंस इंडस्ट्रीज। एक ब्रेक भी लेना है मुझे, लेकिन उससे पहले रिलायंस ने ऑलरेडी अंडर परफॉर्म करा है मेरे ख्याल से तमाम टाइम फ्रेम्स में, चाहे ईयर टिल डेट देखूं या फिर मंथ टिल डेट देखूं, थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस है वीजा वी बेंचमार्क ब्रॉडर मार्केट निफ्टी से। ये अंडर परफॉर्मेंस के पीछे रीज़न क्या है? ये कमज़ोर नज़र नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस थी जिसको आप लोग मार्क कर रहे हो, या दरअसल ये थोड़ा सा और बड़ा है, ये ट्रांजिशन फेज से रिलायंस गुजर रहा है क्योंकि वो O2C मैच्योर हो रहा है, अब नो लॉन्गर अ कैश काउ, और जो कैश काउ बनने न्यू एनर्जी वो इन्वेस्टमेंट फेज में, तो ट्रांजिशन की अनसर्टनिटी है जो स्टॉक पे हावी पड़ रही है या कोई और रीज़न है? अमरीश सर, ये आपके लिए है। So in fact, जो O2C business है, I think that will still continue to be a cash cow over the next at least foreseeable 2 to 3 years or maybe more. जो हम लोगों ने इस क्वार्टर में देखा था, that is only because of the geopolitical issues, and again not really expecting geopolitical issues to carry on for too long. So in the next month and a half यदि वो sort out हो जाता है, I think O2C business will be back on track. So I'm not too worried about that. और आगे जाके जो न्यू एनर्जी बिजनेस है, आई मीन गीगा फैक्ट्री स्टार्टिंग इन 2026, आई थिंक ये एक ट्रिगर रहेगा। उसके अलावा आईपीओज जो आएंगे इनके, आई थिंक दैट बी अनदर ट्रिगर। फिर जियो का 6G का रोल आउट जो हम लोग बोल रहे हैं कि बाय 2030 रोल आउट शुड हैपन, तो आई थिंक उसके बारे में बात करें शुरू करेंगे फ्रॉम 2027 ऑनवर्ड्स। तो मुझे लगता है कि वो दूसरा एक ट्रिगर रहेगा। तो काफी ट्रिगर्स है रिलायंस के लिए आगे जाके। तो आई थिंक दिस क्वार्टर अर्निंग्स कुड बी वन ऑफ। तो मुझे लगता नहीं कि इसके कारण ज्यादा कुछ, आई मीन द स्टॉक विल करेक्ट एज सच, मे बी आई मीन 3-4% शायद, उससे ज्यादा नहीं करेक्ट करे। ये तो खैर वो इस रिजल्ट्स का रिएक्शन हो सकता है, लेकिन रिलायंस बहुत लोगों के लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियोज में है। रिलायंस पे लोग लंबी अवधि का व्यू जानना चाहते हैं, नियर टर्म पेन के बियॉन्ड एक्सपर्ट्स का व्यू क्या बैठ रहा है। एक काम करता हूं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, इन्हीं तीनों दिग्गज एक्सपर्ट से समझेंगे इन लोग के लॉन्ग टर्म व्यू रिलायंस इंडस्ट्रीज को लेकर।